हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विवरण सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय इतिहास के अध्याय नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम अध्याय नंबर 3 के जो पहले जो अनुच्छेद का अध्ययन हम लोग किए थे, तो आज हम उससे आगे करेंगे। यानी पहले वीडियो में जो वर्णन किया गया था उससे आगे का वर्णन हम करेंगे। और इस वीडियो में हम खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नज़दीक से एक नज़र से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदोगा कहा जाता है और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। आश्रित जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर हो, वैसे को हम आश्रित कहते हैं। बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तान को सलाह दी जाती थी जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? यानी गुलाम अगर अच्छा हो, बुद्धिमान हो, योग्य हो, अनुभवी हो, तो वह सामान्य जो बेटा है उससे भी अच्छा माना जाता है। खिलजी तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति जो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। यानी गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों को प्रति अपने मालिकों एवं गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोग
कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारीजन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल यानी शराब पीने और बेचने वाला, फिरोज इज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाख नामक बावर्ची और लट्ठा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य में इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। आपके ख्याल में बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी? पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तदार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, इसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों की बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्र किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राष्ट्र द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले लिए तो उन्हें भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज अपने नियंत्रण में ले लिया। स्थानीय सामंतों ने कर लगाने का अधिकार छीन लिया, यानी स्थानीय सामंतों से कर लगाने के अधिकार को छीन लिया गया, बल्कि स्वयं भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। यानी सामंतों को कर लगाने का अधिकार से छीन लिया और उन पर भी कर लगाया गया, कर देने के लिए उनको भी बाध्य कर दिया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़े सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। एक कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा मवेशियों पर और तीसरा घरों पर। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था।
दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों पर या उसका नियंत्रण करना कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ समय तक ही रह पाता था। इसमें दिया हुआ है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इस काल में खराज के अलावा कुछ अन्य सैन्य कर भी लगाए गए। खुम्स युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला कर, इस धन का 1/5 सुल्तान का और 4/5 सैनिकों का होता था। दूसरा, जकात यह एक धार्मिक कर था जो मुसलमानों की आय का 2.5% या 1/40 भाग था। लोकप्रिय मतों के अनुसार इसका आरंभ पैगंबर के द्वारा किया गया था। इसे सभी मुसलमानों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। सल्तनत और मुगल काल में व्यापारियों से आयात निर्यात कर पर 2.5 जकात वसूला जाता था। जजिया कर यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था जो उन्हें जिम्मी या संरक्षित नागरिक का दर्जा प्रदान करता था। सल्तनत काल में इसकी वसूली खराज के साथ की जाती थी, किंतु फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को एक अलग कर के रूप में संग्रहित किया। स्रोत UNDE 1959 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिल्ली, सुल्तान किताब महल, प्रकाशक इलाहाबाद से। आगे है सरदार और उसकी किलाबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी उभर खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है और इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह गुत्थे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता है और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम कर देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते थे। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खासतौर से तैयार किए गए औजारों से झुरमुटों को काट डालती है। सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना
आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासक के लिए भारी चुनौती थी। पंद्रहवीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत। अब देखना है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में दिल्ली की क्या स्थिति रही है। तालिका 1 में फिर से देखें, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोदी वंशों का राज रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियाँ समृद्ध थी और राज फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान और राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूर 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके माने उनका चाचा का राज था, है ना, तो उन्हीं राज्य में यानी उनका एक छोटा सा इलाका था, तो उन्हीं के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुग़ल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर वंश ने केवल 15 वर्ष यानी 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके शासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से लेकर 1605 ने जब मुग़ल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है और साथ ही साथ यह चैप्टर भी समाप्त होता है। तो इस चैप्टर में हमने 2 लेक्चर जो अध्याय है उसको देखे हैं, यानी लेक्चर जो वीडियो है 2 लेक्चर वीडियो हमने बनाया और एक पहले और एक जो अभी चल रहा है, तो इस चैप्टर के 2 वीडियो हुए। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर जो है वह समाप्त होता है।